नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोग प्लेटफॉर्म की सीरीज कर रहे हैं, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ता हूँ। कई लोगों ने बात करी है कि साहब इंग्लिश में भी आप क्लासेस करिए। देखिए, मैं बाइलैंग्वेज कर सकता हूँ, बट पूरी इंग्लिश की किताब अभी सॉल्व कराना पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट अगर कभी हम आगे जब इसके लिए प्लान जरूर कर सकते हैं, बट अभी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बाइलैंग्वेज चलूं। बट फिर भी आपको अगर कोई पर्टिकुलर शब्द समझने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगा। तो आइए आज का हम पेपर शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, देखिए, ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। देखिए, ऑक्सीकरण जो है उसमें हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला, यानी कि आपका जो एनाइन होता है ना, पॉजिटिव आयन, वो बनता है। तो ऑक्सीकरण हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऑक्सीकरण में हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया जाता है। और प्लस चार्ज जो है वो कोई भी, जैसे Ca प्लस चार्ज ले लेता है, यानी कि इसने दो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो त्याग दिया है या दूसरी तरफ भेज दिया है, तो ये ऑक्सीकरण हो गया इसका। भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन किस स्टेशन के बीच में चलती है। तो देखिए, भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन जो है असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में है, वहां के बीच में चलती है। इसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। सबरी कार्तिक कौन है। देखिए, सबरी कार्तिक जो है ये भारत की एक प्रसिद्ध कराटे खिलाड़ी हैं। कराटे जूडो कराटे आप समझते होंगे, जिनका ओरिजिन, जूडो कराटे का ओरिजिन कहां से है, जापान देश से। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन है, पहली महिला। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला जुनको तबी है, ये आपके नेपाल की ही निवासी है। अगर हम भारत की महिला बोलते हैं, भारत की वो महिला जो सबसे पहले एवरेस्ट पर पहुंचे थी, तो फिर अपने बछेंद्री पाल का नाम आता। नेक्स्ट देखिए, स्वच्छ भारत 2015 के सर्वेक्षण में सबसे साफ शहर मैसूर रहा था। हालांकि अभी हम 2019-20 में आ गए हैं, तो 2019-20 के अंदर सबसे साफ शहर जो रहा था वो इंदौर रहा था। कौन रहा था, इंदौर, ध्यान रखिएगा। साइबेरियाई आइबेक्स क्या है। देखिए, साइबेरियाई आइबेक्स जो है एक बड़ी भारी बकरी है, इसके शरीर पर भारी बाल होते हैं। ये रूस के साइबेरिया के ठंडे इलाकों के अंदर पाई जाती है। आर्कीपालगो क्या होता है। देखिए, कई सारे छोटे छोटे द्वीपों का जो समूह होता है उसे संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं, एक आर्कीपालगो बोलते हैं। तो द्वीपों की श्रृंखला या इनका समूह क्या कहलाता है, आर्कीपालगो कहलाता है। उसमें कई सारे द्वीप होते हैं, छोटे छोटे, आपस में एक दूसरे से ऐसे थोड़े सेपरेट होते हैं, इनको संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है, आर्कीपालगो बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, प्लेनेट 9 क्या है। देखिए, प्लेनेट 9 जो है हमारे सौर मंडल के बाहर एक और ग्रह जो कि हमारे सौर मंडल के ग्रहों से मिलता जुलता है वो प्राप्त हुआ है, परंतु ये पूरी तरह, वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि बर्फ से ढका हुआ है, उसे ही प्लेनेट 9 नाम दिया गया है। मधुबनी कला क्या है। देखिए, मधुबनी नेपाल और भारत की सीमा पर बिहार राज्य के अंदर पड़ने वाला एक जिला भी है। मधुबनी जो है एक चित्रकला का प्रकार है जो कि बिहार के अंदर प्रचलित है। मधुबनी चित्रकला बड़ी फेमस है। मसाई मारा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। देखो, मसाई जो है ना, मसाई ये केनिया में रहने वाली एक जनजाति है। केनिया आपने सुना होगा, केनिया की राजधानी नैरोबी है, अफ्रीकी देश है। और मसाई मारा ये नेशनल पार्क जो है, जो कि शेरों के लिए प्रसिद्ध है, अफ्रीकी शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये केनिया के अंदर स्थित है। गैलीलियो द्वारा खोजे गए गैलीलियन चंद्रमाओं की संख्या कितनी है। देखो, गैलीलियो जो कि एक बहुत बड़े जिसको आप कह सकते हैं एस्ट्रोनॉमर थे, जो कि पृथ्वी से दूरबीन का आविष्कार करके इन्होंने ग्रहों को, उनके उपग्रहों को देखा था। तो सबसे पहली बार बृहस्पति के जो चंद्रमा खोजे थे वो गैलीलियो ने ही खोजे थे। और गैलीलियो ने उस समय बृहस्पति के 3 चंद्रमा खोज लिए थे, जिन्हें गैलीलियंस के नाम से जाना जाता है। वो चंद्रमा जो गैलीलियो ने खोजे उन्हें गैलीलियंस कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। सत्यमेव जयते देखिए मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है, उपनिषद है हमारा एक मुंडोक उपनिषद, वहां से इसे लिया गया है सत्यमेव जयते को, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। स्वदेशी का अर्थ क्या है। ऐसा कुछ भी जो हमारे देश में निर्मित हो, भारत देश में निर्मित हो, उसे हम क्या कहेंगे, स्वदेशी कहेंगे। डिब्रू साइखोवा, नामेरी, ओरंग नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ स्थित है। आपको यहीं से शब्द समझ में जाना चाहिए था। डिब्रूगढ़, डिगबोई, ये सभी असम राज्य के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी के अंदर स्थित है, ये भी नेशनल पार्क है। अंजलि ईला मेनन जो है ये एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है, असम की ये मूल निवासी है और इनकी पेंटिंग्स जो है आज भी बहुत सराही जाती है। एक ही है ये, अंजलि ईला मेनन, भारत की एक प्रसिद्ध महिला चित्रकार है। भारतीय मुद्रा के नोट जो छपते, देखिए हमारी जो ये मुद्रा यानी नोट छापने की जो प्रिंटिंग प्रेस है ना, ये नासिक में स्थित है।
पंचतंत्र की दंत कथाएं, पंचतंत्र पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित है, जिसके अंदर जानवरों को कैरेक्टर बना के जो है मौलिक शिक्षा या नैतिक शिक्षा जिन्हें आप कहते हैं एथिक्स जो है उसकी जानकारी दी गई है। माले किस देश की राजधानी है? तो देखिए माले जो है मालदीव की राजधानी है। आगे की देखो मॉरिशस की राजधानी जो है वो पोर्ट लुइस है। लक्षद्वीप तो अपना ही है, लक्षद्वीप समूह की राजधानी क्या है? कावारत्ती है, कावारत्ती। और मलेशिया की राजधानी क्या है? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। नीचे लिख देता हूं मैं, मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर है। कुआलालंपुर, ठीक है। फिर देखिए एम.एस. स्वामीनाथन जो है ये किससे संबंधित है? तो एम.एस. स्वामीनाथन जो है ये हरित क्रांति से संबंधित है। भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1966 के दौर के अंदर, उसको किसने शुरू करवाया था? एम.एस. स्वामीनाथन ने। और अगर विश्व के अंदर ग्रीन क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको आप कहते हैं या फिर हरित क्रांति जिसको आप कहते हैं, विश्व के अंदर अगर नाम पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति का जनक कौन है, तो आप लेंगे नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। भारत के अंदर श्वेत क्रांति या व्हाइट रेवोल्यूशन जो कि दूध के उत्पादन से संबंधित था, इसके जनक कहे जाते हैं वर्गीस कुरियन। कौन कहे जाते हैं? वर्गीस कुरियन। थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। चिपको आंदोलन कहां शुरू हुआ था? देखिए चिपको आंदोलन जो है ये सबसे पहले मध्यकाल के अंदर भारत में हुआ था। राजस्थान के अंदर एक जाति है विश्नोई जाति जो कि पर्यावरण प्रेमी है। उन्हीं के गांव के अंदर जब राजा के आदेश पर पेड़ काटने के लिए राजा की सैनिक आए, तो वहां के लोगों ने पेड़ों से चिपक कर अपनी जान दे दी, परंतु वो पेड़ों को उन्होंने कटने नहीं दिया। तो पहला जो चिपको आंदोलन उदाहरण मिलता है वो राजस्थान में मिलता है। युगांडा की राजधानी देखिए, युगांडा की राजधानी कंपाला है। मोगादिशु जो है ये आपके मोजाम्बिक की राजधानी है। नहीं, मोगादिशु जो है ये सोमालिया की राजधानी है, सोमालिया, ठीक है। लुसाका जो है ये तंजानिया की राजधानी है। और ये बुलेंगा जो है ये युगांडा का ही एक शहर है। किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? तो देखिए सोने का मूल्य जो है ये लंदन के अंदर डिसाइड किया जाता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एक्सचेंज कहां पर है? लंदन के अंदर है। मानव में बैक्टीरिया संकरण का सबसे आम इलाज क्या है? देखिए अगर कहीं पर भी आपको बैक्टीरियल डिजीज हो जाती है तो आप एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करके इसको खत्म कर सकते हैं। अभ्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? देखो ये थोड़ा सा ऑप्शनल, इसमें जो आंसर दिया हुआ है किताब में, मेरा आंसर उससे थोड़ा सा अलग है। देखिए भारत में उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश, उसके बाद करता है झारखंड और उसके बाद करता है राजस्थान। बात समझ रहे? बिहार वगैरह में अभ्रक की पट्टी तो स्थित है, बट वहां से उत्पादन इतनी ज्यादा बड़ी मात्रा में नहीं किया जाता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बिहार आंसर तो अगर आप लेंगे तो भंडार के मामले में हो जाएगा, ठीक है, इन चार ऑप्शन में, क्योंकि पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में तो अभ्रक के इतने जमाव नहीं है। राजस्थान और बिहार दोनों में अभ्रक के बड़े जमाव मिलते हैं। तो अगर मैं भंडार के हिसाब से देखूं तो बिहार सही है, बट उत्पादन के हिसाब से देखा जाए ना तो राजस्थान सही है। अब इसके अंदर ये इसने क्लियर नहीं किया है, हालांकि उत्तर बिहार दिया है तो मैं इसको गलत तो नहीं मान सकता। नेक्स्ट देखिए, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? देखिए अतुल डोलिया जो है एक चित्रकार रहे हैं, इन्होंने महात्मा गांधी के जीवन और उनके जीवन के अंदर जो प्रसंग हुए उनसे इंस्पायर होकर एक पूरी गांधी पर चित्रकला की सीरीज की है। अमृता शेरगिल और एम.एफ. हुसैन जो भी है, मकबूल फिदा हुसैन, ये दोनों ही भारत के बड़े प्रसिद्ध चित्रकार रहे। हालांकि एम.एफ. हुसैन जो है थोड़े विवादित रहे, पहले मीनाक्षी शेषाद्री और बाद में माधुरी दीक्षित के, और उससे पहले हिंदू धर्म की देवी देवताओं के जो चित्र हैं उनको लेकर आपत्ति चलाई गई थी। उसके बाद इन्होंने देश छोड़ दिया था। रिक्टर पैमाने के बारे में क्या गलत है? देखिए रिक्टर पैमाना जो है, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे हम रिक्टर पैमाना कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, है ना, दैट इज कॉल्ड रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल के बारे में देखो क्या है कि इसे चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया था, ठीक है। लघुगणकीय का मतलब होता है लॉग टेबल, यानी कि लॉगरिथम पर आधारित पैमाना है, बिल्कुल सही है। इसके उपयोग से भूकंप को मापते हैं, हाँ सही है। 8 से 9 तीव्रता का मतलब है हल्का भूकंप, नहीं ये गलत है। बात समझ रहे हैं? ये रिक्टर के बारे में सही बात नहीं है। 8 से 9 तीव्रता का मतलब है विनाश, भयानक भूकंप, कुछ नहीं बचेगा।
वयस्कों में सामान्य रूप से दिल धड़कने की दर क्या होती है? तो देखो इसमें अपन सही आंसर लेंगे 60 से 100। क्यों? देखो नॉर्मली तो क्या होता है 72 होता है, 1 मिनट में अपनी हार्ट बीट लगभग 72 होती है, परंतु वयस्कों के अंदर जो है ये ऊपर नीचे होती रहती है। 60 से लेकर 100 के बीच में जो है इसे नॉर्मल माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, मकर संक्रांति कब होता है? यार इस क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन जो है, एक भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। ऑप्शन अपना सही है या तो 14 जनवरी हो या 15 जनवरी हो। आजकल 15 जनवरी को हम मना रहे हैं, पहले 14 जनवरी को मना रहे थे। मकर संक्रांति ये तो हम सभी को पता है। इन्होंने क्या 22 दिसंबर आंसर लिया, जो कि सही नहीं है। 22 दिसंबर को, हाँ ये बात तो सही है कि सूर्य जो है वो उसका तिरछापन, किरणों का तिरछापन जो है वो घटना शुरू हो जाता है, बट वास्तव में मकर संक्रांति पर्व जो मनाया जाता है वो तब मनाया जाता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, और सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होना हमेशा 14 या 15 जनवरी को ही होता है। इस वजह से इसमें ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। निम्नलिखित को पढ़े और उस पर आधारित सवाल का जवाब दे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुभाग है। उसमें से पहले अनुभाग अपने नागरिकों के लिए राज्य की बुनियादी दायित्व और राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं। उत्तरार्ध के अनुभागों में एक भारतीय नागरिक जिन मौलिक अधिकारों का हकदार है उसका समावेश है। निम्न में से क्या निष्कर्ष निकलता है? देखो ये क्या कर रहा है, ये एक तो हमारे मौलिक अधिकार यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स, और एक है हमारे नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव। मौलिक अधिकार तो देखो अपने आर्टिकल 14 से लेके 35 तक लिखे हुए, वैसे तो 12 से 35 तक है, और मौलिक अधिकार जो है ये नीति निर्देशक तत्व ये 36 से 51 आर्टिकल है। बेसिकली मौलिक अधिकार जो है वो भारत के नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। कुछ विदेशी जो मूल के लोग हैं या जो भारत में आए हैं, जो भारत के नागरिक नहीं है बट भारत के निवासी, उनको भी कुछ मौलिक अधिकार हमने दिए हैं। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और ये आप एक तरह से समझ लीजिए अगेंस्ट द स्टेट है, यानी कि हमारा जो स्टेट है वो किसी भी हालत में हमारे मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं कर सकता। दूसरा है नीति निर्देशक तत्व जो है ये गाइडलाइन है, मतलब हमारा जो स्टेट है, हमारी जो राज्य की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो भारत के नागरिकों के लिए कैसे कानून बनाएगी, वो क्या अपनी पॉलिसीज बनाए कि भारत के नागरिकों का मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो दैट इज अ गाइडलाइन। ये सिर्फ एक गाइडलाइन है, सलाह है, मानो चाहे मत मानो, दैट डजंट मैटर, बट एक सलाहकारी के तौर पर हमको क्या, हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल या नीति निर्देशक तत्व लिखे हुए हैं। तो मौलिक अधिकार मात्र हक है और उसे लागू करने योग्य नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मौलिक अधिकार तो लागू करने ही पड़ेंगे। नीति निर्देशक सिद्धांत नागरिक के हक है और लागू करने योग्य नहीं। नीति निर्देशक का संबंध सीधा सीधा गवर्नमेंट से है, नागरिकों से नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत दायित्व है जो कि राज्य के पूरा करने से संबंधित है। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। चौथा क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों को रद्द कर देते। नहीं, नीति निर्देशक सिद्धांत दायित्व है जो कि राज्य के पूरा करने से संबंधित है। मैंने कहा ना गाइडलाइन है, राज्य कैसे कानून बनाएगा उनके बारे में ये लिखा गया है, तो बिल्कुल ठीक था, सी आंसर। निम्न में से कौन सा विटामिन थक्का बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो विटामिन का खून का थक्का बनाने के लिए विटामिन B12 बहुत महत्वपूर्ण है। 2015 में कौन सा विश्व व्यापार संगठन में 144वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो देखो इसका बिल्कुल सही आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान विश्व व्यापार या WTO जिसको आप बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके 144वें सदस्य के रूप में 2015 में शामिल हुआ था। हालांकि अभी थोड़ा आउटडेटेड क्वेश्चन है, अभी की करंट अफेयर से जुड़ा हुआ नहीं। 2015 में ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार सबसे शांति प्रिय देश कौन सा है? आज भी अगर ये ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 के अनुसार भी सबसे शांति प्रिय देश विश्व का कौन सा है? आइसलैंड है। आइसलैंड जो है इसकी राजधानी है रिग्जाविक। आइसलैंड की राजधानी क्या है? रिग्जाविक, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी भूटान की राजधानी थिम्फू, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। चलो श्रीलंका की राजधानी कभी कोलंबो हुआ करती थी, परंतु आज की तारीख में श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे कैसे एक अपना और पड़ोसी देश है म्यांमार। म्यांमार की राजधानी पहले कभी रंगून हुआ करती थी, पर अब म्यांमार की राजधानी जो है वो है नेपिता। म्यांमार की वर्तमान राजधानी क्या है? नेपिता। भारत में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती होती है? तो देखिए भारत में आज की तारीख में सबसे ज्यादा खेती चावल की होती है, और भारत के अधिकांश लोगों का मुख्य भोजन भी जो है वो चावल ही है। 1998 में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण का कोड था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, और एक कोड नेम और था इसका, बुद्ध मुस्कुराए।
मुस्कुराए, मतलब अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, बुद्ध मुस्कुराए, है ना। हालांकि इसका ऑपरेशन शक्ति सही है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म तो 2003 में अमेरिका ने जो इराक पे हमला किया था उसको बोला जाता है। ऑपरेशन विजय जो है 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उसके अंदर भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन लगाया था वो ऑपरेशन विजय है, काबूम कोई ऑपरेशन नहीं है। निम्न में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसको सूंघने के बाद व्यक्ति हंसता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, OS नहीं है, OS, विंडोज, डॉस, तीनों ही है। C++ तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम तो है नहीं। डिजिटल संकेतों को समवर्ती संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण है, डिजिटल को समवर्ती। देखो यार ये क्या है, मॉडर्न जिसको अपन बोलते हैं। डिजिटल अपने जो संकेत आते हैं, डिजिटल जो आपका ट्रांसमिशन आता है उसको एनालॉग ट्रांसमिशन में, समवर्ती को बोलते हैं एनालॉग ट्रांसमिशन में कौन कन्वर्ट करता है, मॉडर्न कन्वर्ट करता है ना भाई। मॉडर्न क्या करता है, आपका जो सिस्टम है और आपका जो नेटवर्क है उनके बीच में एक कनेक्टर का काम करता है। सैपक टकरा, देखो सैपक टकरा जो है ना एक खेल है, ठीक है। आप एग्जैक्टली तो इसको वॉलीबॉल को किक मारना बोल सकते हैं, वॉलीबॉल टाइप का ही होता है, पर उसको क्या पांव से खेला जाता है सैपक टकरा को। वॉलीबॉल तो क्या अपन हाथ से खेलते हैं ना, सैपक टकरा में क्या होता है, बीच के अंदर एक पोल लगा हुआ होता है, उस पोल के ऊपर एक बास्केट होता है, इस बास्केट के अंदर पांव से मार मार के जो है ना बॉल डालनी है, ये सैपक टकरा का गेम होता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती, तो देखो इसने एग्जैक्टली यहाँ पे जमुना लिख दिया, बट हालांकि इसको यहाँ पे यमुना लिखना चाहिए था। जमुना नाम की अपने पास कोई नदी नहीं है। जमुना नदी जो है वो बांग्लादेश में है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, अपन यमुना लेके चल लेते हैं। यमुना नदी देखो भारत की सहायक नदियों में किसी भी सहायक नदी में सबसे लंबी नदी है, पर ये नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है, मतलब गंगा में जाके अपना पानी दे देती है, किसी समुद्र वगैरह में जाकर नहीं गिरती है। बाकी ताप्ती हो गई, कावेरी हो गई, गंगा हो गई, ये सभी कहां जाकर गिर रही है, समुद्र में जाकर गिर रही है। C6H6 क्या है, तो देखिए जिन लोगों ने भी केमिस्ट्री पढ़ी है तो वो ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। C6H6 जो है वो बेंजीन को बोला जाता है। हाइड्रोकार्बन देखिए क्या है, जहां कहीं पर भी हाइड्रोजन और कार्बन आपको साथ मिलेंगे आप उसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है HCl को, ठीक है, और टोलुइन कहा जाता है C6H6O6 को, ठीक है। भूटान की राजभाषा कौन सी है, तो देखिए भूटान की राजभाषा जो है वो जोंगखा है। टोलुइन देखिए मैं बता देता हूँ, बेंजीन रिंग के ऊपर, ये बेंजीन रिंग होती है, इसके ऊपर जब NO2 लग जाता है यानी C6H6NO2 जब जुड़ जाते हैं आपस में तब इसको टोलुइन कहा जाता है। भूटान की राजभाषा जोंगखा है। भूटान की राजधानी आपको पता ही है थिम्फू है, ठीक है। फिर देखिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है, तो प्राकृतिक रूप से जो अपन को गैस मिलती है ना, जिसको अपन नेचुरल गैस भी बोलते हैं, वो एक्चुअली मेथेन है। मेथेन क्या, CH4 होती है। 1999 पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट से परास्त किया गया था, देखो उस समय जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे नवाज शरीफ। नेक्स्ट देखिए अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ है, देखिए अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है अजमेर में स्थित है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, जो आगे चलकर दिल्ली सल्तनत का संस्थापक बना। निम्न को पढ़े और फिर जवाब दे। प्रोटीन ऊर्जा चयापचय जीन के विकास रख रखाव के लिए शरीर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। दैनिक कैलोरी की मात्रा का 10 से 35% प्रोटीन होना ही चाहिए। वे शरीर की सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बाल और नाखून एक प्रकार के प्रोटीन है जिसे कैरोलिन कहा जाता है, उसमें सल्फर बॉन्ड होते हैं। घुंघराले बालों में अधिक सल्फर बॉन्ड होते हैं। प्रोटीन का बहुत ज्यादा सेवन कभी कभी शरीर का वजन बढ़ा सकता है। तो प्रोटीन अपने किसी भी कार्य के लिए शरीर द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो बात गलत है। पर्याप्त मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है। प्रोटीन क्या है, पर्याप्त मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक है, ठीक है। ये बालों को चमकदार, लंबा और काला बनाता है, नहीं ये बालों को घुंघराला बनाता है। वजन नहीं बढ़ता है, नहीं वजन भी बढ़ सकता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, अपन बी ऑप्शन के साथ रहेंगे। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। भारतीय लोग होली कैसे मनाते हैं, तो बिल्कुल ही आसान सवाल था। भारतीय लोग कैसे होली मनाते हैं, एक दूसरे पे रंग और पानी फेंक कर। लिमरिक क्या है, देखिए जब कभी भी अपन 5 लाइनों की कोई कविता बनाते हैं ना, कोई राइम बनाते हैं, तो उसको लिमरिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो देखिए भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। ये कहां पर, कश्मीर घाटी के अंदर स्थित है। 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी एथेंस शहर ने की थी। वर्तमान में एथेंस कहाँ है, यूनान जो है, आपने सुना होगा यूनान, है ना, जो कि ग्रीस भी कहलाता है। ग्रीस देश, ग्रीस या यूनान जो है उसकी राजधानी है एथेंस।
पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। लंदन किसकी राजधानी है? इंग्लैंड की। और एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? नीदरलैंड्स की। नीदरलैंड्स की राजधानी कौन सी है? एम्स्टर्डम है। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के बीच जो धूल के बादल होते हैं उन्हें कहा जाता है नेब्यूला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेब्यूला। आकाशगंगा तो आपको पता ही है, कई सारे ग्रहों, उपग्रहों, शुद्ध ग्रहों और तारों का जो समूह है उसे हम आकाशगंगा कहते हैं। सुपरनोवा क्या है? जब एक तारे में बहुत ज्यादा बड़ा विस्फोट होता है तो इसे सुपरनोवा कहा जाता है। ब्लैक होल क्या है? कि एक तारा जब अपनी अंतिम अवस्था में होता है तो उसे ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार मेला किस वार्षिक मेले में लगता है? देखो, ये ऊँटों का जो प्रसिद्ध मेला लगता है ना, ये पुष्कर में आयोजित होता है। पुष्कर में अजमेर, ये कार्तिक की पूर्णिमा को मेला आयोजित होता है, पुष्कर मेला। राजस्थान का सबसे रंगारंग मेला कहलाता है। शिग्मो क्या है? देखिए, शिग्मो जो है ये बेसिकली गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव है, इसे शिग्मो के नाम से जाना जाता है। एंड्रोमेडा क्या है? देखो, एंड्रोमेडा जो है हमारी आकाशगंगा की एक पड़ोसी आकाशगंगा है। हमारी आकाशगंगा को हम किसके नाम से जानते हैं? मिल्की वे के नाम से जानते हैं। और हमारी पड़ोसी आकाशगंगा को हम किस नाम से जानते हैं? एंड्रोमेडा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय खेल में HIL का पूरा नाम क्या है? तो HIL का देखो पूरा नाम है हॉकी इंडिया लीग। HIL का पूरा नाम क्या है? हॉकी इंडिया लीग। ऑरियोनोलॉजी किसका अध्ययन है? देखिए, ऑरियोनोलॉजी जो है सपने जो हमें आते हैं उन सपनों के जो मीनिंग निकाले जाते हैं कि भाई आपको ये सपना आया तो इसका मीनिंग ये हो सकता है, उसे ऑनेरियोलॉजी कहा जाता है। अंतर सरकारी संगठन का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। तो देखिए, यूएन जिसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ये एक अंतर सरकारी संगठन है। विश्व के देशों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएनए का गठन किया गया था। फ्रेम के संदर्भ में जो इसका फंक्शन है, उसकी वस्तु, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर। देखो, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है? आप ऐसा भी इसको कह सकते हैं, किसी वस्तु के अंदर जो स्थापन हुआ है, स्थिति में परिवर्तन की दर को आप क्या कह सकते हैं? विस्थापन कह सकते हैं। और ये किसके रेस्पेक्ट में कह रहा है? समय के रेस्पेक्ट में। किसके आधार पर? समय के आधार पर। तो इसे क्या कहते हैं? वेग क्या कहते हैं? विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। तो इसमें वेग बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए, LIGO लेजर इंफ्रामीटर ऑब्जर्वेटरी हाल में खबरों में था क्योंकि, तो देखिए ये बिल्कुल ऑब्जर्वेटरी खबरों में इसीलिए थी क्योंकि इसने गुरुत्वाकर्षण की लहरों को खोज के बता दिया था। बेसिकली क्या है, हम अभी तक ग्रेविटेशन फोर्स जो है हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं बट इसे देख नहीं सकते। बट हमेशा ये माना जाता था कि भाई दो कोई ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच में हमेशा ग्रेविटेशन होगा ही होगा। एक M1 है, एक M2 है, इसके बीच में हमेशा ग्रेविटेशन होगा ही होगा। आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, G(m1m2/r²), ये वाला है ना। तो मतलब बट ग्रेविटेशन हमें दिखता नहीं है। बट पहली बार ये LIGO ऑब्जर्वेटरी जो है, इन्होंने ग्रेविटेशन की वेव्स को पहचानने का दावा किया है। कंप्यूटर में योसेमाइट, मॉवेरिक्स, माउंटेन लॉयन, स्नो लेपर्ड, जगुआर, पैंथर, प्यूमा, चीता किससे संबंधित है? देखो, ये सब जो एप्पल के जो लैपटॉप्स आते हैं ना, मैक OS या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके नाम है। मैक के जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं ना, जैसे अपन माइक्रोसॉफ्ट के करते हैं, विंडो 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो ये मैक के ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। हाल ही में अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे छुपी हुई किस खोज का पता चला है? देखिए, अंटार्कटिका में अभी पता चला है कि एक बहुत बड़ी घाटी प्रणाली जो है, मतलब कई सारे पर्वतों की घाटियां और उनमें बनी हुई झीलें हैं जो कि बर्फ के नीचे यूं के यूं दब गई थी। WLAN का नाम क्या है? देखो, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। लैन तो आपको पता ही है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये क्या है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए, भारत का बाल सर्जन किसे कहा जाता है? तो भारत का बाल सर्जन जो है आर्कृत प्राण जसवाल को कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक था ये। नेक्स्ट देखिए, पुर्तगाली गोवा की भूमि पर पहले कब आए थे? देखो, वैसे तो क्या है, पुर्तगाली जो पहले आए थे वो 1498 में आए थे। वास्को डिगामा जो है, वास्को डिगामा पर गोवा नहीं आया था। वास्को डिगामा आप देखें तो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, और कालीकट बंदरगाह जो है केरल में। और ये 1498 जो है, ये टेक्निकली जो है ये 15वीं शताब्दी है। ये क्या है? 15वीं शताब्दी। ठीक है, फिर देखो 1501 से लेके 1600 तक ये कौन सी शताब्दी हो जाएगी? ये 16वीं शताब्दी हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? और पुर्तगालियों ने गोवा के ऊपर जो पहला कदम रखा था वो रखा था इन्होंने 1503 में। गोवा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था 1529 में। तो टेक्निकली कौन सी शताब्दी हो रही है? 16वीं शताब्दी।
ये 16वीं शताब्दी। कईयों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि साहब ये तो 1498 वास्को डी गामा था, तो 15वीं शताब्दी होना चाहिए था। नहीं, वास्को डी गामा गोवा नहीं गया था, ठीक है। 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रिक अनुक्रम कंप्यूटर कैसा है? देखो बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक, तो ये कैसा है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था भाई, डिजिटल कंप्यूटर तो हो नहीं सकता ये। धर्म का विपरीत क्या है? धर्म का विपरीत अधर्म है। आसान सवाल। निम्न में से कौन कभी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम तो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, उपराष्ट्रपति पद को भी रहे नहीं है। जैसे कि आप देखें ये रामास्वामी वेंकटरमन जी जो 1982 से लेकर 1987 तक हमारे उपराष्ट्रपति थे। शंकर दयाल शर्मा जो है ये 87 से लेकर 92 तक उपराष्ट्रपति रहे। मोहम्मद हामिद अंसारी जो है 2004 से 2009 और फिर 2009 से लेकर 2014 के बीच में हमारे उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम कभी नहीं रहे। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम जो है ये सेलेनम ट्यूब्रोसम है? तो देखिए ये बिल्कुल ठीक है। आलू, आलू को जो है वो वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है? सोलेनम ट्यूब्रोसम कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, और एक बात और, अनाज के अलावा अगर कभी आपसे पूछ ले कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है, तो वो आलू है, ठीक है। अनाज वैसे सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं, उसमें भी जो है चावल और मक्का की खेती विश्व में सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद अगर देखो आलू अनाज में नहीं आता है, बट जो है इसकी भी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। एक वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है? तो देखो ये वजन कहलाता है। आपका जो भार है ना, भार का फॉर्मूला भी क्या है? W बराबर mg, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो भार क्या है? भार एक प्रकार का बल है जो आप पर कौन लगा रहा है? आप पर गुरुत्वाकर्षण लगा रहा है। बात समझ रहे? मालगुडी देश जो है ये किसकी है? देखिए आर.के. लक्ष्मण के द्वारा लिखी गई ये एक मालगुडी देश जो है वो किताब है। +91 किस राष्ट्र की कंट्री का कॉलिंग कोड है? तो +91 तो अपना ही है, भारत का है। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना? तो देखो सिक्किम को जो है 1975 के अंदर विधिवत रूप से संविधान संशोधन करके भारत में मिलाया गया था। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का वो शेर है, आपको पता ही होगा। और वो शेर क्या है? कई सारे कॉक्स, यानी कि बेसिकली वो आपने चक्र देखे होंगे, है ना, ऐसे व्हील्स होते हैं, स्पॉक्स वाले व्हील्स होते हैं, उन्हीं को कॉक्स कहा जाता है, उनसे बना हुआ शेर है। विविपारा क्या है? देखो विविपारा शब्द का मतलब है, आप इसको बोलते हैं युग्मनज। एक शब्द होता है अपने पास, एक होता है अंडज, एक होता है युग्मनज। मतलब क्या है कि जब आपके शरीर की, मतलब स्त्री के शरीर के अंदर जो है जिसको बोलते हैं ना अपन के मनुष्य के शरीर का निर्माण हो, कोशिकाओं का निर्माण हो, है ना, वहां पर कोशिकाएं अपने आप जन्म ले, तो उसको युग्मनज या विविपारा बोला जाता है, ठीक है। लैटिन शब्द है विविपारा, जिसका मतलब होता है टू बर्थ, है ना। यही तो क्या होता है, एक अंडा देते हैं पक्षी वगैरह जो है, फिर वो अंडे के अंदर पूरा डेवलपमेंट होता है और वहां पे वो चीजें होती है। यहाँ पर क्या है, आपके शरीर के अंदर ही जो है वो सारी कोशिकाएं बन रही है। तो धमनियां जो जिंदा पैदा होती है, हृदय का निर्माण होता है, वो अपने आप धमनियां जो है एक बार में ही बन जाती है, जिंदा बनती है, इसी के लिए इसको विविपारा कहा जाता है। द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? द्विसदनीय, देखो क्या होता है, कई सारे हमारे भारत के बेसिकली 7 राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, सारे राज्यों में नहीं है, बट जैसे जम्मू कश्मीर, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना, इन राज्यों के अंदर विधानसभा भी है, विधान परिषद है। जैसे अपने संसद के 2 पार्ट है ना, संसद का एक पार्ट है लोकसभा, एक पार्ट है राज्यसभा, एक पार्ट है लोकसभा, एक पार्ट है राज्यसभा। तो वैसे ही विधानसभा और विधान परिषद। तो इसमें क्या होता है, विधान परिषद सभा में तो जाते हैं एमएलए, विधान परिषद में जाते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो टेक्निकली आप ये कह सकते हैं विधायकों को 2 अलग अलग विधानसभाओं में बांट दिया जाता है। तो बिल्कुल ठीक है, 2 पार्ट कर दिए ना एक राज्य में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखिए, सहिष्णुता का अभ्यास उसके दुश्मन का ही सबसे अच्छा शिक्षक होता है। ये शब्द यार दलाई लामा के हैं। ये शब्द किसके हैं? दलाई लामा के। तिब्बती बौद्ध धर्म के जो लोग हैं, उनके जो धर्म गुरु है वो दलाई लामा कहलाते हैं। वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को तेज करने की तकनीक या डिजाइन को क्या कहते हैं? इसको अपन बोलते हैं यार प्रक्षेपी। क्या बोलते हैं? प्रक्षेपी। पीएनआर का पूरा नाम क्या है? पीएनआर का देखो नंबर है, पीएनआर का नाम ये लिखा तो है सामने, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, बिल्कुल ठीक है। पीएनआर जो आपने पीएनआर नंबर चेक करते हैं ना आप, रेलवे सीट कंफर्म हुई नहीं, वो क्या है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। नेक्स्ट देखो, कार्ल सेगन कौन था? देखिए कार्ल सेगन जो है
ये एक अमेरिकी खगोल शास्त्री था जिसने खगोल शास्त्र के अंदर एक नई विधा की खोज की थी, एक नई ब्रांच की इसके ऊपर जो चलती है सकाल सगन के नाम से खगोल शास्त्र की, या जिसको आप एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, उसकी एक अलग ही ब्रांच चलती है। 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी की, आधी रात को मिली थी यार, अर्धरात्रि को, मतलब 14 तारीख को जब रात को 12 बजे, मतलब 15 तारीख लग गई, एट दैट मोमेंट जो है भारत को आजाद किया गया था। अनंत पाई द्वारा शुरू की गई चित्रकला अमर चित्रकला के नाम से जानी जाती थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? देखो, पेरिफेरल डिवाइस का मतलब होता है ऐसी डिवाइस जो आपको पेरिफेरी पर यानी बाहर की तरफ दिखती है। तो देखिए, आपको मॉनिटर दिखता है, कीबोर्ड दिखता है, प्रिंटर भी बाहर दिखता है, मदरबोर्ड कंप्यूटर के अंदर की तरफ होता है, इंटरनल डिवाइस है, पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा के पास ही अपनी नई राजधानी के रूप में फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अकबर ने करवाया था। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के प्रथम चरण, जिसे NFSHS 4 के नाम से जाना जाता है, इसके अनुसार महिला साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर, ये इनको वृद्धि नहीं लिखना चाहिए था कि अब कितने प्रतिशत हो गई है। एक्चुअली 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता का प्रतिशत भारत में 64% है, पर हाल ही में जो NHSF 4 की गणना हुई थी उसके अनुसार अब महिला साक्षरता जो है वो 74.70% हो गई है। तो वृद्धि नहीं है, ये एग्जैक्ट 74.70% है। निम्न में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? देखो, ये सारे ही केंद्र शासित प्रदेश हमारे यूनियन टेरिटरीज है, पर क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी एक्सियल बोन के रूप में काम करती है? देखिए, हमारा पूरा शरीर का जो ढांचा जिस पूरे बोन स्ट्रक्चर पर टिका हुआ है उसे एक्सियल बोन कहा जाता है। जैसे हमारा ये पूरा सर है, ये पीछे जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये जो हमारी रिब्स है, ये सब मिलके क्या बनाती है? एक्सियल बोन बनाती है। परंतु जो हमारे कंधे की हड्डियां है ना, ये कंधे की हड्डियां, ये एक्सियल बोन्स के अंदर नहीं आती है, सिर्फ ये खोपड़ी आती है, पीछे वाली रीढ़ की हड्डी आती है, और प्लस हमारी ये रिब्स जो है, जिसको पसलियां बोलते हैं आप, ये आती है, कंधे वगैरह नहीं आते। किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? तो देखिए, व्यवहारिक मनोविज्ञान यानी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक जो है विलियम वंडट को माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, 2015-16 के लिए किस देश के वैश्विक प्रतिभा स्पर्धा सूचकांक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? देखिए, वैश्विक प्रतिभा स्पर्धा सूचकांक जो है हर साल जारी किया जाता है। इस साल भी जब जारी किया गया था 2019-20 के लिए, तब भी प्रथम स्थान पर कौन रहा था? स्विट्जरलैंड ही रहा था। भारत इस वाली रैंकिंग में अभी 51वें स्थान पर है। मार्श गैस, देखो मार्श का मतलब होता है दलदल, और दलदलों के अंदर जनरली पाई जाती है मेथेन गैस। मेथेन गैस आपको पता है ना, CH4, जिसको अपन नेचुरल गैस भी कहते हैं। 2010 में पूरे चेहरे का सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? तो पूरे चेहरे का सफल प्रत्यारोपण स्पेन में किया गया था। निम्न में किन टीमों में से किसने 1936 में पहली बार और फिर 2015 में डेविस कप जीता? तो देखिए, ये घटना हुई थी ग्रेट ब्रिटेन के साथ, जिसने एक लंबे समय के बाद टेनिस के इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट डेविस कप पर फिर से कब्जा जमाया था। निम्नलिखित पद्यों में से कौन सी मानव विज्ञानियों द्वारा मनुष्य के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो देखिए, एक फील्ड वर्क, यानी कि आप क्षेत्र में निकलकर आंकड़े इकट्ठा करिए, डेटा इकट्ठा करिए, इससे आप नई नई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। मानव की त्वचा की औसत मोटाई कितनी है? तो देखो, मानव त्वचा की औसत मोटाई जो है वो 1.2 मिलीमीटर के करीबन मानी जाती है। कार्ले की बौद्ध गुफाएं, देखो अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उन्हीं के पास में ये कार्ले की बौद्ध गुफाएं, जिन्हें कार्ले ने खोजा था, स्थित है, ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है? आइयो, टाइटन, यूरोपा, गैनीमेड। तो देखिए, टाइटन तो शनि का चंद्रमा है ना, सैटर्न ग्रह जो है उसका चंद्रमा है टाइटन, बृहस्पति का नहीं है। और एक बात और ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा जो चंद्रमा है, सबसे ज्यादा जो मून है, वो बृहस्पति ग्रह के है। 2015 में भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधनों की कुल संख्या हो गई थी 2015 में 100 हो गई थी। आज देखिए 2020 चल रहा है, इस 2 अक्टूबर 2020 है, और आज की तारीख में भारतीय संविधान में कुल कितने 104 संशोधन हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा। कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना एक हिस्सा नहीं है? हाइड्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, लेड हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है। इवन लेड अगर हमारे शरीर में पहुंच भी जाए तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न करता है, बाकी नॉर्मली हमारे शरीर में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? आगम, ब्राह्मण, पुराण, त्रिपिटक।
सुत पिटक, त्रिपिटक, हाँ बिल्कुल ठीक है। विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, त्रिपिटक के नाम से जाने जाते हैं। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। आगम जो है ये जैन धर्म के शिक्षाओं का संग्रह है। ब्राह्मण और पुराण जो है इनका संदर्भ हिंदू धर्म से है। कंप्यूटर के लिए बिट का पोर्टमेंटू क्या है? पोर्टमेंटू का मतलब है किस बिट जो है ये किस शब्द से बना हुआ है? तो देखिए बिट बना हुआ है बाइनरी डिजिट से। किससे बना हुआ है? बाइनरी डिजिट से। बाइनरी से ही ये BI और डिजिट के T से मिलके बिट का निर्माण हुआ है। निम्न में से जो अलग है या विषम है उसे चुने। सेब, आम, लिली, स्ट्रॉबेरी। तो ये तो सामने ही लिखा हुआ है। लिली जो है एक पुष्प होता है, जबकि सेब, आम और स्ट्रॉबेरी तीनों ही क्या है? ये फल है। निम्न में से किस टीम ने 2015 का रग्बी विश्व कप टूर्नामेंट जीता था? 2015 में न्यूजीलैंड टीम ने पहली बार रग्बी का टूर्नामेंट जीता था। देखो रग्बी का खेल एक ऐसा खेल है जिसके अंदर एक टीम में सर्वाधिक खिलाड़ी होते हैं। रग्बी की एक टीम में 15 खिलाड़ी होते हैं। अल्फ्रेड नोबल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबल ने किस चीज का आविष्कार किया था? देखो अल्फ्रेड नोबल जो है ये स्वीडिश वैज्ञानिक थे, यानी स्वीडन के थे, और इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और जो भी अपने जीवन में उन्होंने कमाया उससे इन्होंने अल्फ्रेड नोबल एक कोष की स्थापना करी थी, जिससे हर साल अब विज्ञानियों को सम्मानित किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार यानी WWE का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। अमेरिका के हैं टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। तो ये हमने बात करी हुई है कई बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है वो 1885 में अक्टूबर के महीने में किया गया था। A.O. ह्यूम के नेतृत्व में व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष चुने गए थे। उत्तर कोरिया की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो देखिए उत्तर कोरिया की जो स्थापना है ये स्थापना सही है किम सुंग के नेतृत्व में की गई थी। उसके बाद किम जोंग इल और वर्तमान में किंग जोंग उन उत्तर कोरिया के तानाशाह आप कह सकते हैं, बट इसका आंसर सी बिल्कुल ठीक है। किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? तो देखिए भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में कर गया था, और इस अनुशोधन के साथ ही अनुसूची 9 को है नहीं, यानी कि शेड्यूल 9 को हमारे संविधान में जोड़ा गया। साथ ही साथ जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, राइट टू वेल्थ है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार के रूप में बदल दिया गया। नेक्स्ट देखो राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए राखल लीला या रीला राखल जो है असम का लोक नृत्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला पहला मानव रहित वाहन था। चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले लूनर रोवर नामक एक रोबोट जो है उसको उतारा गया था। जब वस्तु को रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ये कब नहीं बनेगा? देखो जब एग्जैक्टली आप वस्तु को फोकस बिंदु पर यानी फोकल पॉइंट पे रखेंगे ना, तब वो दोनों किरणें जो है प्रकाश की वो पैरेलल निकल जाती है और उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, यानी इंफिनिटी पर बनता है। तो जब भी आप बेसिकली यहाँ रखेंगे तो इसका कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों में से संबंधित जोड़ी को चुने। वेस्ट बंगाल, कोलकाता। वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता, तो मेघालय की राजधानी शिलोंग होगी। ये रहा शिलोंग, बिल्कुल ठीक है। बाकी दिसपुर तो असम की राजधानी है, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, और त्रिवेंद्रम केरल की राजधानी है। जनवरी 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संवर्धन की नीति मंजूरी दी, सुनिश्चित करेगी पर्यावरण अनुकूल गुणवत्ता उत्पाद किसानों तक पहुंचते रहें। तो बेसिकली 2016 जनवरी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिटी कंपोस्ट यानी कि हर शहर के अंदर बायो वेस्ट जो है सूखा और गीला जो है उनको अलग अलग करने की एक योजना बनाई थी। वह पहला तत्व कौन सा था जिसकी रासायनिक खोज हनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? तो देखिए पहला रासायनिक तत्व जो खोजा गया था, जिसका पता लगाया था, वो फास्फोरस था, जिसको सेपरेट किया था हनिंग ब्रांड ने। जनवरी 2016 में पंडित शंकर घोष 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे भाई? तबला बजाते थे वो। तबले के एक और उस्ताद है, उस्ताद जाकिर हुसैन, मशहूर तबला वादक हैं ये भी। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, सुना होगा आपने नाम, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं। ठीक है, ध्यान रखना। 2016 में सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी ONGC को कहां पर 45 विकास कुओं को खोदने तथा अन्य संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हुई?
तो बेसिकली 2016 में ओएनजीसी को आंध्र प्रदेश के अंदर जो कृष्णा नदी की घाटी है वहां पर तेल खोजने के लिए जो है ना हमारा एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री, वहां से एनओसी प्राप्त हुई थी कि आप यहाँ पे खुदाई कर सकते हैं। ओएनजीसी हमारी महारत्न कंपनी है। वर्तमान में जितनी भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां यानी पीएसयूज जिनको आप कहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाली कंपनी ओएनजीसी है। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला पुरस्कार 1901 में डिप्थीरिया का टीका खोजने के लिए दिया गया था। बिल्कुल ठीक है। उपग्रहों की आईआरएस श्रृंखला का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था, किसके लिए किया गया था? देखो आईआरएस का मतलब है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। बात समझ रहे? रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है सुदूर संवेदना, जहां पे मनुष्य की आंखें नहीं पहुंच सकती हैं, वहां की निगरानी सैटेलाइट्स के माध्यम से की जाए। तो बिल्कुल ठीक है, यहां पर ये देखिए सी ऑप्शन, सुदूर संवेदना। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? मैंने आपको एक दिन बताया भी था। देखिए जैसे कोई एक वेव है, तरंग है, इस तरंग के अंदर ये दो श्रृंग यानी कि क्रस्ट के बीच की जो दूरी होती है, इसी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे कम होता है गामा किरणों का, क्योंकि गामा किरणें जो है इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक होती है, ठीक है, और ये बिल्कुल पास पास में होती है, बिल्कुल इस तरीके से होती है। जितनी ज्यादा ये पास में होंगी उतना छोटा तरंग दैर्ध्य होगा। बात समझ रहे? नेक्स्ट देखिए, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो क्या बदल जाता है? तो देखो न्यूट्रॉनों को बदलने से समस्थानिक बन जाते हैं नए। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दूं, देखो क्या होता है, जैसे कार्बन, कार्बन का सामान्य तत्व रूप मिलता है, तत्व के रूप में, एलिमेंट के रूप में मिलता है 6C12। 6 क्या है यहाँ पर है परमाणु क्रमांक, और 12 क्या है यहाँ पे परमाणु भार। बात समझ रहे? नॉर्मल कार्बन इस अवस्था में मिलता है, पर कार्बन का जो समस्थानिक है यानी कि कार्बन का जो आइसोटोप है उसका फॉर्मूला हमको मिलता है 6C14। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की हम बात करते हैं। प्रोटॉन हमेशा उतने ही होते हैं जितना परमाणु क्रमांक होता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं? 6, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना है? 6। किसी भी एलिमेंट में, तत्व में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6। अब देखो अगर आपको न्यूट्रॉन निकालने हैं तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर दीजिए, आपको न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। तो 12 में से 6 गए 6। अब देखो इसको देखो, प्रोटॉन जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के लिए मैंने आपको बताया अभी परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दीजिए, तो 14 में से 6 गए 8। तो देखो अगर आप जैसे न्यूट्रॉन के अंदर बदलाव करते हो ना तो क्या बन जाता है? समस्थानिक बन जाता है। प्रोटॉन में बदलाव करोगे तो तत्व की संख्या बदल जाएगी, जो परमाणु क्रमांक है वो बदल जाएगा, एटॉमिक नंबर बदल जाएगा। साजन प्रकाश किससे संबंधित है? देखिए साजन प्रकाश जो है भारत के प्रसिद्ध तैराक रहे हैं। इसके अलावा मिहिर सेन और भक्ति शर्मा ये भी प्रसिद्ध तैराक रहे हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था। वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट है? तो जिम्गे खेसर नामग्याल, ये वर्तमान में भारत के पड़ोसी देश भूटान के सम्राट हैं। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए वैसे तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के जाने से पहले ही रास बिहारी बोस ने कर दी थी, बट आपकी किताब में इसमें आंसर इसने सुभाष चंद्र बोस को माना है, जो कि सही नहीं है। आप रास बिहारी बोस के साथ जाना। सुभाष चंद्र बोस जब जापान पहुंचे, वहां के जनरल तीजो से मिले, जापान की संसद को संबोधित किया, उसके बाद जापान ने इन्हें सिंगापुर भेजा और वहां पर रास बिहारी बोस से इन्होंने कमान संभाली। तो टेक्निकली जो आजाद हिंद फौज है या इंडियन नेशनल आर्मी है उसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। किताब में ठीक नहीं है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन से ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण नहीं है? देखिए अभी क्या है कि बैंगन, टमाटर और मक्का, इन तीनों के अंदर ही जेनेटिक परिवर्तन करके फसलें प्राप्त की जा रही है। जैसे आपने बीटी बैंगन, बीटी कपास का नाम सुना होगा, टमाटर के भी अब नए वर्जन आने लगे, परंतु अभी तक पालक का अंदर कोई भी ट्रांसजेनिक परिवर्तन नहीं किया जा सका है। निम्न में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला है? देखिए भारत में अरावली से पुरानी पर्वतमाला कोई नहीं है। अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट,
ये सब बहुत पुरानी है, बट सबसे पुरानी पर्वतमाला हमारे पास कौन सी है? अरावली, जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, अपलेशियन के काल की है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा ये पेपर था आज का। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम किसी और पेपर की चर्चा करते हैं, अगले पेपर की। और कोई भी सवाल हो, आपका कुछ पूछना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन के लिए मेरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल ओपन है, आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं नीचे कमेंट में, मैं जरूर आंसर करूंगा। इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।